नमस्कार मित्रों, अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोग ब्रिटिश प्रभुता की विस्तारवादी नीतियों को समझ रहे थे, यानी कि पॉलिसी रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंसी को समझने का प्रयास कर रहे थे। हमने देखा था कि अंग्रेज अपने साम्राज्यवादी विस्तार के लिए मुख्यतः दो प्रकार की पद्धति का प्रयोग कर रहे थे। वो कौन सी दो प्रकार की पद्धति थी? पहली थी सीधे युद्ध के माध्यम से, यानी कि एनेक्सेशन बाय कंक्वेस्ट और वॉर, और अगर हम दूसरी पद्धति की बात करें तो वो थी कूटनीति के माध्यम से, यानी कि पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन बाय डिप्लोमेसी। युद्ध की बात तो सीधी साधी, उसमें समझने जैसा कुछ है भी नहीं। असली बात हमें समझनी है कि उस कूटनीति को समझना है जो अंग्रेज प्रयोग कर रहे थे, जिसके आधार पर अंग्रेज भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाते जा रहे थे। हमने ये देखा था पिछले लेक्चर में, हमने इस पर भी बात की थी कि मुख्यतः तीन प्रकार की कूटनीतियों का प्रयोग कर रहे थे अंग्रेज। पहला पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, यानी कि घेरे की नीति। दूसरा सहायक संधि की नीति, यानी कि सब्सिडरी अलायंस। तथा तीसरा वेबगत सिद्धांत, यानी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। जिसमें से घेरे की नीति और सहायक संधि को हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ा है, इसलिए इस लेक्चर में हम इसकी बात नहीं करेंगे। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे वेबगत सिद्धांत की, यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की, जिसे शांतिपूर्ण विलय का सिद्धांत भी कहा जाता है। वस्तुतः देखा जाए तो ये ब्रिटिश धूर्तता का यहाँ पर शिखर, यानी कि पिनेकल था। ये वाली डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इस सिद्धांत को यदि साधारण शब्दों में व्यक्त किया जाए तो इस सिद्धांत के अनुसार वह राज्य जिसके शासक की कोई खुद की संतान नहीं होती थी, ऐसे शासक की मृत्यु के पश्चात उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यानी कि अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो गोद लिए हुए बच्चे को शासक नहीं माना जाता था, यानी कि वास्तविक उत्तराधिकारी नहीं माना जाता था, और वास्तविक उत्तराधिकारी की गैर मौजूदगी में या कमी होने की वजह से उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यही है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर इस नीति के प्रवर्तक की बात की जाए तो लॉर्ड डलहौजी को इस नीति का प्रवर्तक माना जाता है। और डलहौजी के हिसाब से, हालांकि इसमें थोड़ा मिसकंसेप्शन है क्योंकि ये डलहौजी के आने से पहले ये नीति शुरू हो गई थी, इस पे हम अभी आगे चर्चा करेंगे, लेकिन मोटा मोटा लॉर्ड डलहौजी को ही वेबगत सिद्धांत से जोड़कर देखा जाता है। तो डलहौजी के हिसाब से भारत में उस समय ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर, एक तो ब्रिटिश साम्राज्य है, उसके बाहर जो भारत के जो रियासतें थीं वो मुख्यतः तीन प्रकार की रियासतें थीं। वो कौन कौन सी तीन रियासतें थीं? पहली थी मुक्त राज्य या फ्री स्टेट जिसे कहा जाता था। दूसरी संरक्षित राज्य या प्रोटेक्टोरेट स्टेट जिन्हें कहा जाता था। तथा तीसरे प्रकार के राज्य डिपेंडेंट स्टेट होते थे जिन्हें परतंत्र या निर्भर राज्य कहा जाता था। अंतिम के दो श्रेणियां हैं, यानी कि संरक्षित राज्य और परतंत्र या निर्भर राज्य, इन्हीं पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काम करती थी। अब जरा समझ लेते हैं कि मुक्त राज्य, संरक्षित राज्य या परतंत्र राज्य होते क्या थे। मुक्त राज्य वे राज्य होते थे जो कभी सर्वोच्च सत्ता के अधीन नहीं थे तथा कर अदा नहीं करते थे, यानी कि मराठा और मुगल जैसी कोई सर्वोच्च सत्ता के अधीन ये कभी नहीं रहे थे। वहीं अगर हम प्रोटेक्टोरेट स्टेट यानी संरक्षित राज्यों की बात करें तो ये वे रियासतें होती थीं जो कभी मुगलों या मराठाओं के अधीन रही थीं तथा अब अंग्रेजों के अधीन आ गई थीं या उनसे सहायक संधि से जुड़ी हुई थी। तथा हम अगर डिपेंडेंट स्टेट की बात करें तो जिन्हें परतंत्र या निर्भर राज्य कहा जाता था, वे रियासतें थीं जिन्हें अंग्रेजों द्वारा ही पुनर्जीवित किया गया था। हमने देखा था कि अंतिम की जो दो श्रेणियां हैं, इन्हीं पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काम करता था। हालांकि अगर एक्सटेंशन की बात करें, यानी किस हद तक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स काम करता था, तो इसमें थोड़ा सा अंतर था, क्योंकि जहां तक संरक्षित राज्य की बात थी वहां पर केस टू केस ये निर्णय लिया जाता था कि किसी राजा का अगर उत्तराधिकारी नहीं है, यानी कि उसका पुत्र नहीं है, गोद लिया हुआ बच्चा है, तो केस टू केस डिसीजन लिया जाता था कि इस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया जाए अथवा नहीं, संरक्षित राज्यों के मामले में। वहीं अगर डिपेंडेंट स्टेट्स की बात की जाए तो उसके मामले में माना यह जाता था कि ऐसी स्थिति में कि उनके पास अगर बच्चा ना हो तो पूर्णतः उस पर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू होता था, वहां पे उस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया ही जाता था। अगर खुद डलहौजी के शब्दों का प्रयोग करें तो कहता है कि प्रथम श्रेणी की रियासतें, यानी ये जो पहली हमने रियासत की बात की मुक्त राज्यों की, प्रथम श्रेणी की रियासतों के गोद लेने के मामले में हमें हस्तक्षेप का अधिकार नहीं है। दूसरी श्रेणी के गोद लेने के लिए रियासतों को हमारी अनुमति परमावश्यक है, हम मनाही भी कर सकते हैं, यानी गोद वो ले या ना ले इसके बारे में हम निर्णय करेंगे, परंतु प्रायः हम अनुमति दे भी देंगे। परंतु तीसरी श्रेणी, यही तीसरी श्रेणी जिसकी हम बात कर रहे हैं, डिपेंडेंट स्टेट,
तीसरी श्रेणी की रियासतों में मेरा विश्वास है कि उत्तराधिकार में गोद लेने की आज्ञा दी ही नहीं जानी चाहिए। ये पूरा स्टेटमेंट है डलहौजी का। यानी कि जो अंतिम दो श्रेणियां हैं इनमें डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट लगता था, जिसमें से भी डिपेंडेंट स्टेट यानी जो परतंत्र या निर्भर राज्य हैं उन पर यह पूर्णतः लागू होता था। चलिए अब इस नीति के बैकग्राउंड को समझने का प्रयास करते हैं, वेबगत सिद्धांत की इंट्रिकेसीज को समझते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि जो गोद लेने की प्रथा थी भारतीय समाज में बहुत पुरानी थी और गोद लिए बच्चे को सारे अधिकार मिल जाते थे विरासत में, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे वो टाइटल हो। यानी कि गोद लिया हुआ पुत्र वास्तविक पुत्र के समान ही पिता के सभी अधिकारों का उत्तराधिकारी होता था। और खुद 1825 में EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बात स्वीकार भी की थी और कहा था कि कोई भी राजा हिंदू कानून के तहत अपने उत्तराधिकारी नियुक्त कर सकता है। लेकिन थोड़े समय बाद कंपनी की सोच बदल गई, क्योंकि 1834 में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये कहती है कि इस परिस्थिति में जब किसी राजा का वास्तविक पुत्र नहीं होगा, यानी वास्तविक पुत्र पैदा करने में अगर वो चूक जाता है, तो सरकार निर्णय लेगी कि वो राजा बच्चे को गोद ले सकता है कि नहीं, और अगर वो राजा बच्चे को गोद लेता है तो क्या उसे उत्तराधिकारी माना जाएगा कि नहीं, इस पर सरकार सोचेगी। यानी कि इस पर ईस्ट इंडिया कंपनी आखिरी निर्णय लेगी। और यहीं से डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की देखिए नींव पड़ जाती है और होता भी यही है। 1839 में मांडवी एक ऐसा राज्य था जिसको इस सिद्धांत के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिला भी लिया गया। हालांकि बार बार डलहौजी से जोड़ा जाता है सिद्धांत को, लेकिन ध्यान से देखिएगा 1834 से ही ये सिद्धांत अस्तित्व में है। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कहते भी हैं कि कोई भी सीधा और स्पष्ट मानवपूर्ण अवसर नए करों अथवा नए प्रदेशों प्राप्त करने के लिए खोना नहीं चाहिए। यानी कि कोई भी अवसर हमें मिलता है नया कर लगाने के लिए, नए प्रदेश को अधिग्रहण करने के लिए, वो हमें खोना नहीं चाहिए। ये 1841 में कह रहे हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गृह मंत्रालय लंदन की गृह सरकार को लिखते हुए एक पत्र की ये बात मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी कि ये मेंटेलिटी पहले ही बन चुकी थी ब्रिटिश सरकार की कि हमें कोई भी अवसर नहीं खोजना है एनेक्सेशन करने का। और ये हमने देखा भी कि 1834 में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी नीति बदलती है, 1839 में मांडवी जैसे राज्य का एनेक्सेशन होता भी है। हाँ, वो बात अलग है कि जब 1848 में डलहौजी गवर्नर जनरल बनता है तो इस नीति को पूर्णतः और शब्दशः पालन करने का प्रयास करता है। और यही कारण है कि एक एक करके सतारा को 1848 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 में, बघाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में, झांसी को 1854 में और नागपुर को भी 1854 में ये एनेक्स कर लेता है। हद तो तब हो जाती है जब अवध का भी एनेक्सेशन 1856 में डलहौजी कर लेता है। और उसका कारण क्या बताता है? कुशासन। यानी कि एक नया सा देखिए ट्विस्ट दे देता है, अवध को कुशासन के आधार पर अधिग्रहण कर लेता है। जबकि ध्यान दीजिए कि अवध बहुत दिनों से ब्रिटिश साम्राज्य का एक सहयोगी बना हुआ था। जब इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, उसके बाद से ही अवध एक डिपेंडेंट स्टेट की तरह, सीधा साधा स्टेट की तरह काम कर रहा था, जो ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति कभी भी दुर्भावना नहीं पालता था। लेकिन ऐसे ही अपने सहयोगी राज्य अवध को भी डलहौजी एनेक्स कर लेता है। याद रखिए, ये जो डिपेंडेंट स्टेट को एनेक्स करने की जो कहानी है, ये कुछ उस कहानी को याद दिलाती है कि जब कोई बंदर को मगरमच्छ नदी पार कराने का लोभ देता है कि चलो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूं, चलो नदी पार करा देता हूं, आओ मेरे पीठ पे बैठ जाओ। क्या था? सब्सिडरी अलायंस यही तो था कि दूसरे राज्यों से के आक्रमण से मैं आपको बचाऊंगा, आप मुझे अपने यहाँ रहने दो। यानी कि मगरमच्छ ने बंदर से कहा कि आओ मेरी पीठ पर बैठ जाओ। और जब बंदर पीठ पे बैठ जाता है और नदी के बीचों बीच पहुंच जाता है तो मगरमच्छ कहता है मैं अब आपको खाऊंगा। तो देखिए, तो यही तो डिपेंडेंट स्टेट के साथ कर रहा है ब्रिटिश साम्राज्य। तो ये चीज हम यहाँ समझते हैं कि अवध के साथ जब 1856 में ऐसा करता है तो इसे ब्रिटिश धूर्तता की सबसे बड़ी चरम सीमा माना जाता है। और यही कारण है इसे कुछ इतिहासकार महान डकैती की संज्ञा देते हैं। डलहौजी के लालच की सीमा ये थी कि उसने 8 साल के अपने शासन में लगभग 8 राज्यों को हड़प लिया था। देख रहे हैं, सतारा, जैतपुर, संबल, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये 8 राज्य हो रहे हैं। तो ये लालच की पराकाष्ठा थी डलहौजी की। और इसका परिणाम ये होता है कि रियासतों की स्वतंत्रता खत्म हो जाती है और ब्रिटिश साम्राज्य के हिस्से बन जाते हैं। हालांकि इसका एक दुष्परिणाम अंग्रेजी राज्य के हिसाब से ये भी होता है कि इन्हीं नीतियों के तीव्र असंतोष के कारण 1857 का विद्रोह भी होता है। और बाद में ब्रिटिश साम्राज्य अपनी इस नीति को छोड़ भी देता है 1858 में जब कानून बनता है। और वहां पर कैटेगोरिकली कहा जाता है कि नए राज्यों का एनेक्सेशन अब ब्रिटिश सत्ता में, ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं होगा। और डलहौजी की इन्हीं नीतियों के कारण डलहौजी भारत के
के जो सबसे प्रमुख वायसराय हैं, माना जाता है कि 3 वायसराय जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो वॉरेन हेस्टिंग है, वो वेलेस्ली है और डलहौजी। उनमें से डलहौजी एक है और इसीलिए डलहौजी पे प्रश्न भी बनाया था 2013 में, यूपीएससी ने पूछा है। अनेक प्रकार से लॉर्ड डलहौजी ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी, व्याख्या कीजिए। इन मैनी वेज लॉर्ड डलहौजी वॉज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न इंडिया, एलैबोरेट। इन मैनी वेज का मायने यह है क्योंकि डलहौजी ने बहुत से सुधार किए थे, चाहे उसके प्रशासनिक सुधार हो, चाहे सैन्य सुधार हो, चाहे शिक्षा के सुधार हो, या फिर रेलवे तक टेलीग्राफ जैसी जो आधुनिक तकनीक को भारत में लाना, ये भी डलहौजी की ही देन है। तो ऐसे में बहुत से उसके सुधार थे, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि इसी विलय की नीति के माध्यम से उसने वर्तमान भारत के मानचित्र को बनाया था। और यही सब कारण है, इसकी हम चर्चा जब हम गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे वहां पे विस्तार से करेंगे। लेकिन यही सब कारण है कि डलहौजी को आधुनिक भारत का रचनाकार भी माना जाता है, यानी कि ये भी माना जाता है कि वही वो वायसराय था जिसने आधुनिक भारत की नींव रखी थी। इसी के साथ ही लेक्चर समाप्त होता है। आशा करता हूं आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लेक्चर को शेयर करें। जय हिंद।